परवीन को लाने वाले लोगों का रवैया बड़ा दुरुस्त था। वो उसके जिस्म को हाथ लगाए बगैर उसे एक कमरे तक ले आए थे, जहां एक करख्त चेहरे वाली लड़की ने, जिसकी उम्र उससे कुछ कम ही नजर आ रही थी, उसे उन लोगों से रिसीव करके उन्हें वापस भेज दिया। लड़की ने कमरे का दरवाजा बंद करते ही परवीन को हुक्म दिया, हाथ ऊपर उठाओ। परवीन का दिमाग दोबारा घूमने लगा। उसने खातून को अपनी दानिस्त में झाड़ पिलाई। बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? हो कौन तुम? शट अप। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। उसके दाएं गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। परवीन को बेपनाह अजियत के साथ ही छत घूमने का एहसास हुआ। वो घबराकर सामने दीवार से लगे एक बेंच पर गिर पड़ी। गुस्से और एहसास से शर्मिंदगी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। नॉर्मल होने में उसे करीबन 2 मिनट लग गए थे। उस लड़की ने परवीन का बाजू पकड़कर झटका देकर उसे खड़ा किया। गेट अप, अपने हाथ ऊपर उठाओ। खौफजदा परवीन ने, जिसको अपना दिल डूबता महसूस होने लगा था, किसी बरक़ी अमल के ताबे अपने हाथ ऊपर उठा दिए थे। लड़की ने, जो बज़ाहिर बड़ी स्मार्ट और सुघड़ दिखाई दे रही थी, उसके सारे बदन की तलाशी ठोंक बजा कर ली। उसने अगला हुक्म दिया, सामने बैठ जाओ। परवीन सहम कर बैठ गई। किसी अनजाने खौफ ने उस पर जैसे सक्तातारी कर दिया था। उसे अपने अगवा की सारी कहानी दोबारा याद आ गई। उस लड़की ने अपने मेज के दराज से पहले से टाइप शुदा एक परफॉर्मा निकाला और कागज कलम संभाल कर उसके सामने बैठ गई। बोली, अपने दिमाग को हाजिर रख कर मुझे हर बात का सही सही जवाब देना, वरना तुम्हारी सारी हड्डियां एक एक करके तोड़ दूंगी। लड़की की आवाज में न जाने क्या कहर छुपा था, जिसने परवीन के बदन पर कपकपी तारी कर दी। उसे एहसास हो गया कि उसे यहाँ तक लाने के लिए जरूर शरीफाना तरीका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसका वास्ता कतन शरीफ लोगों से नहीं है। लड़की ने पहला सवाल दागा, क्या नाम है तुम्हारा? और फिर मुसलसल दागती चली गई। उसने करीबन पौन घंटा लगाकर ऐसे 50 से ज्यादा सवालात के जवाबात लिखे। अपना काम मुकम्मल होने पर उसने मेज के कोने पर लगा बटन दबाया और उसके अक़ब में खुलने वाले दरवाजे से 3 नौजवान अंदर आ गए। वो उसके सामने जमकर बैठ गए। एक टेप रिकॉर्डर उन्होंने उसके सामने रख दिया। उस लड़की ने दोबारा खूंखार नजरों से परवीन की तरफ देखा। बोली, अगर कोई चालाकी दिखाई तो याद रखना। अब तीनों ने सवालात शुरू किए। अभी तक उन्होंने उसके जिस्म को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उनके सवालात ने उसे बुरी तरह बौखला दिया था कि परवीन का दिल चाहा वो इन हीरों की स्मगलिंग का एतराफ करके अपनी जान छुड़ा ले। वो बेबसी से फट पड़ी और ऊंची ऊंची आवाज से रोने लगी। बोली, हाँ, ये मेरे हीरे हैं, मैं ही इन्हें लाई हूँ, मैं स्मगलिंग करती हूँ। लड़की जो अपने मेज पर धरे कंप्यूटर में उसका डाटा फीड कर रही थी, उसके रोने की आवाज पर उठकर आ गई। उसने परवीन को बालों से पकड़ा और 2-3 ऐसे हाथ जमाए कि परवीन ने माही बेआब की तरह तड़पना शुरू कर दिया। इस दरमियान तीनों तफ्तीश कुनंदा जिस तरह आए थे उसी तरह वापस लौट गए। रोती तड़पती परवीन को वही लड़की बाजू से घसीटती मुल्हिका कमरे में ले गई और एक छोटे से कमरे में रद्दी सामान की तरह फेंक दिया। यह किसी जेल का कमरा दिखाई दे रहा था, जिसमें दीवार से एक लोहे का गेट लगा था, जिस पर बड़ा गंदा सा मैट बिछा था और दरवाजे पर सलाखें थीं। परवीन को अंदर फेंक कर उसने लोहे की सलाखों वाला दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। बोली, खबरदार अगर रोने की आवाज भी निकाली तो। उसने दमे रुखसत परवीन को यूं घूर कर देखा कि उसकी जबान ही गुंग हो गई। उसके जाते ही परवीन का दिल चाहा कि चीख चीख कर दीवारों से सर टकरा कर रोए, लेकिन इस खौफ से कि कहीं ये बला फिर नाजिल ना हो जाए, उसने सिसकियां भरने में ही मसलहत जानी और बेदम सी होकर पलंग के एक कोने में बैठ गई। करीबन 15-20 मिनट बाद वहां एक सफेद पोश दाखिल हुआ, जिसने एक ट्रे में मामूली सा खाना और पानी रखा हुआ था। उसने परवीन का दरवाजा खोला, ट्रे अंदर रखी और दरवाजा बंद कर दिया। सफेद पोश ने सरगोशी के अंदाज में कहा, कल दोपहर से पहले कुछ नहीं मिलेगा, इसे खा लो, वरना इसी तरह मर जाओगी और किसी को इल्म भी नहीं होगा। परवीन को यह शख्स जरा मुख्तलिफ दिखाई दिया। परवीन का ताल्लुक बहरहाल किसी शरीफ घराने से नहीं था। उसने खुद को कदरे नॉर्मल किया और सफेद पोश से हमदर्दी के लहजे में उसका नाम पूछ लिया। वो बोला, हम गरीबों का नाम क्या होगा मैडम, नाम तो आप जैसे बड़े लोगों के होते हैं। वो भी कोई सीखा सिखाया अदाकार ही लगता था। परवीन ने बड़ी अदा से कहा, तुम मुझे जानते हो? सफेद पोश ने कहा, जी आपको कौन नहीं जानता, आप मेरी पसंदीदा अदाकारा हैं, मैं तो आपके ड्रामों के केसेट वीडियो सेंटर से लाकर देखता हूँ। परवीन बेचारी ने यही समझा कि मुर्गा उसके जाल में फंस गया है। उसने सलाखों के नजदीक आकर कहा, देखो मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। सफेद पोश ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश होने का इशारा किया। फिर वहां से उठकर बड़े दरवाजे तक गया जिससे वो अंदर दाखिल हुआ था। यूं दिखाई दिया जैसे वो कोई सुनगुन लेने की कोशिश कर रहा हो। 2 मिनट तक इसी एक्शन में रहने के बाद वो परवीन के पास वापस लौट आया। बोला, फरमाइए, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो जरूर करूंगा, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। परवीन ने बेचैनी से कहा,
मैं तुम्हें 2 फोन नंबर दूंगी, उनमें से जो भी नंबर मिल जाए उस पर सिर्फ इतनी इत्तला कर देना कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। पैसों की फिक्र न करना, मैं तुम्हारा दिल खुश कर दूंगी। तुम्हें इन फोन नंबरों से राब्ते पर ही मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। सफेदपोश ने कदरे जज्बाती लहजे में लेकिन बड़ी दबी दबी आवाज में कहा, मैडम आप क्या कहती हैं? मैं लानत भेजता हूँ पैसों पर। ये जिंदगी आपके काम आ जाए, मुझे और कुछ नहीं लेना। परवीन ने अपनी दानिस्त में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा करते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बोली, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। सफेदपोश ने कहा, ये लम्हे बहुत कीमती हैं, वक्त जाया न करें। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक बोसीदा सी डायरी निकाली जिस पर पहले ही कुछ फोन नंबर वगैरह लिखे थे। फिर एक पेन पेंसिल उसकी तरफ बढ़ा दी। परवीन ने जल्दी जल्दी 2 फोन नंबर लिखकर उसे डायरी थमा दी। उसने उठते हुए कहा, मैं अब चलता हूँ। खुदा के लिए किसी को ये न बताइएगा कि आपके साथ मेरी कोई बात हुई है। अगर उन्हें इल्म हो गया तो मैं गरीब मारा जाऊंगा। परवीन ने सरगोशी की। बोली, एक मर्तबा तुम फोन कर दो, तुम्हें नौकरी की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो बोला, अच्छा खुदा हाफिज। मैं आज रात ही ड्यूटी ऑफ करने के बाद बाहर से फोन कर दूंगा। आप ये खाना जरूर खा लें, वरना ये लोग कोई और बदतमीजी करेंगे। ये कहकर वो बाहर निकल गया। दोनों फोन नंबर जमशेद के सामने रखे थे। दोनों नंबर अलग अलग नामों से थे, लेकिन एक खानम और दूसरा साईं लोग का नंबर था। उसने दोनों नंबरों से मुतल्लिक यही इंक्वायरी करवाई थी कि वो किस एड्रेस पर लगे हैं। उनमें से एक खानम के बंगले का और दूसरा साईं लोग के आस्ताने का नंबर था। हैरत अंगेज बात यह थी कि दोनों सिर्फ इनकमिंग लाइनें थीं। इनसे कोई कॉल नहीं की जाती थी, यहाँ सिर्फ कॉल रिसीव की जाती थी, जिससे अंदाजा किया जा सकता था कि ये दोनों कितने खुसूसी और अहम नंबर हैं। उसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने अपने मातहत को परवीन को लाने का इशारा कर दिया। एक मर्तबा फिर परवीन की जान निकल गई। वही बला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसका रवैया बदला हुआ था। वो परवीन को साथ लेकर एक कमरे में पहुंच गई जहां बाथरूम मौजूद था। उसने परवीन की रहनुमाई बाथरूम की तरफ करते हुए कहा, अंदर तुम्हारे कपड़े रखे हैं, 10 मिनट के बाद तुम्हें लेने आ रही हूँ। परवीन चुपचाप बाथरूम में घुस गई और वाकई 10 मिनट से पहले तैयार होकर वापस आ गई। 10 मिनट के बाद वो लड़की भी आ गई। बोली, चलो। उसने परवीन के आगे चलते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और उस कमरे तक ले आई जहां कैप्टन जमशेद उसका मुंतजिर था। उसने बड़ी खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया। बोला, मैडम के लिए कॉफी भेज दो, मेरे लिए कुछ देर के बाद चाय भेज देना। उसने लड़की से कहा, जिसने दोनों पांव जमाकर उसे इताअत दी और बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही परवीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जमशेद ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बोला, मुझे इल्म है तुम्हारे साथ यहाँ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या किया जाए, जब साईं लोग और खानम भी तुम्हारी मदद से इनकार कर दें तो कोई और क्या कर सकता है। उसने अपने आखिरी फिक्रे का शदीद रद्द अमल परवीन के चेहरे पर देखा। वो फट पड़ी। बोली, मैं समझी नहीं, आप लोग मुझे पागल करने पर तुले हैं। जमशेद बोला, रोना नहीं, वरना वो फिर आ जाएगी। तुम्हारा या तुम्हारे मालिकान का कोई कसूर नहीं है। यहाँ के उसूल ही निराले हैं। यहाँ गधा घोड़ा एक बराबर है, और जो एक मर्तबा इस इमारत में आ जाए उसके तो खून के रिश्तेदार उसे पहचानने से इनकार कर दिया करते हैं। तुम साईं लोग और खानम की दूर की रिश्तेदार भी नहीं। देखो परवीन बीबी, अगर तुम इस गलत फहमी का शिकार हो कि तुम्हें खानम बचा लेगी तो तुम्हारी अकल पर मातम करने को जी चाहता है। अब तुम्हारी हैसियत वो नहीं रही जो कभी थी। हुकूमत सेठ हांडी वाला के कत्ल के बाद से उसने जानबूझकर आखिरी फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। परवीन को ऐसा लगा जैसे उसकी जान अभी बदन से निकल जाएगी। बोली, क्या कह रहे थे आप? आखिरी अधूरे फिक्रे ने बाकायदा उसके बदन पर लर्जा तारी कर दिया। जमशेद ने कहा, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि डाकू हुक्मदाद 3 रोज पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसने बताया है कि सेठ हांडी वाला को तुमने अगवा करवाया था। जमशेद ने अचानक ही उसके आसाब पर बम चला दिया। वो अपनी जगह से करीबन उछल कर खड़ी हो गई। बोली, बकवास करता है वो हरामजादा। उसने हमें अगवा किया था, उसने सेठ साहब को कत्ल किया है और उसने मुझे। कैप्टन जमशेद का तीर ऐन निशाने पर लगा था। वो अब गेम हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। बोला, लेकिन तुम बराबर की गुनाहगार हो। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि उसने तुम दोनों को अगवा किया था? जमशेद के मुंह से बात अभी निकली ही थी कि परवीन ने सिसकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। इस दरमियान उसके लिए कॉफी भी आ गई। जमशेद जानबूझकर उसे रोने का मौका दे रहा था। बिलाखिर उसने कह दिया, देखो परवीन, अगर तुम समझती हो कि रोने से जान छूट जाएगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रोना शुरू कर देता हूँ, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होता, खुसूसन इन हालात में जबकि खानम ने भी उसने खानम के नाम पर रोते रोते भड़क कर उसकी बात काट दी। मत नाम लीजिए उस हर्राफा का मेरे सामने। जमशेद बोला, मुझे तो इल्म है, क्योंकि साईं लोक ने हमसे हाथ मिला लिया है। उसने खानम के सारे कारनामे हमें बता दिए हैं। देखो परवीन, तुम खूबसूरत हो, नौजवान हो, तुम्हारा कैरियर बड़ा शानदार है। यहाँ तुम्हारी हड्डियां गल जाएंगी,
मेरी ख्वाहिश है कि तुम इज्जत से बाकी जिंदगी बसर करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम्हारा बराह रास्त किसी जुर्म में हिस्सा नहीं तो तुम कल सुबह रिहा कर दी जाओगी। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि खानम और साईं लोग से मुतल्लिक तुम्हारे पास जितनी भी मालूमात हैं वो हमें दे दो। इस बात की जमानत भी हम देंगे कि वो तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकते। साईं लोग तो हमारे साथ शामिल है। खानम आज गिरफ्तार हो जाएगी। यूं भी अब वो तुम्हारे काम के नहीं रहे। परवीन ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, मैं तैयार हूं। जमशेद बोला, ठीक है। उसने अपने सामने रखे टेप रिकॉर्डर की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। बोला, ठहरो, पहले तुम नाश्ता कर लो। जिस तरह उन जालिमों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और जितनी मजलूम तुम दिखाई दे रही हो, उसके बाद से मैंने भी खाना नहीं खाया। परवीन बीबी, हम भी आखिर इंसान हैं, तुम्हारी तरह गोश्त पोस्त के इंसान। हमारे सीनों में भी दिल धड़कते हैं, लेकिन ये ड्यूटी का तकाजा है। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां इसलिए नहीं होती कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, लेकिन जिस मुल्क का हम खाते हैं उसका हलाल भी तो करना पड़ता है। जरा सोचो परवीन, अगर ये मुल्क ही न रहा तो तुम्हारा ये हुस्न और जवानी किस काम आएगी? कभी तुमने सोचा? शायद तुम इसे मामूली सी बात समझो, लेकिन मेरी पसंदीदा अदाकारा तुम ही हो। काश हम इस तरह न मिले होते। उसने परवीन को अच्छा भला नॉर्मल कर दिया था। उसकी बात के खातिमे पर एक जहर खंदा सी मुस्कुराहट परवीन के होंठों पर जागी। शायद वो जमीर की मलामत का सामना कर रही थी। दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया, जिसके बाद उसने टेप का स्विच ऑन कर दिया। परवीन बोलने लगी और बोलती चली गई। उसने 3 घंटे तक आहूं और सिसकियों के दरमियान रिंधे हुए गले से कभी नॉर्मल आवाज से अपना तवील बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसमें खानम, साईं लोग और वडेरा सोलंकी से मुतल्लिक इतनी बेशुमार जराइम की कहानियां थीं कि हुकाम सिर्फ इस बयान पर तीनों को गोली से भी उड़ा देते तो मुकम्मल इंसाफ ना होता। उसने अपने होश संभालने के बाद अपने घर से खानम तक का सफर, उसके जराइम की मुकम्मल तफसीलात, ह्यूमन राइट्स की आड़ में मुल्क में खेले जाने वाला घिनौना खेल, एक एक तफसील बता दी। इस बयान से एक बात साफ जाहिर थी कि उसे अभी तक इस बात का इल्म नहीं था कि ये लोग रॉ के लिए भी काम कर रहे हैं। वो तो अपनी मजबूरियों के हाथों आज तक ब्लैकमेल हो रही थी। मौजूदा जिंदगी के एवज उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। कैप्टन जमशेद ने अंदाजा कर लिया था कि वो बराह रास्त किसी जुर्म में हिस्सेदार नहीं। इस बेचारी को तो ये इल्म भी नहीं था कि सेठ हांडीवाला को खानम ने अगवा करवाया था। उसे तो सिर्फ ये हुक्म मिलता था कि फलां शख्स के साथ रात गुजारो और फलां काम के लिए रजामंद कराओ। यही कुछ उसने किया था। बयान के खातिमे पर वो निढाल सी होकर गिर पड़ी। जमशेद की हिदायत पर उसे इज्जत के साथ एक आरामदेह कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। उसने परवीन से कह दिया था कि उसे फौरन आजाद करना उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ है। परवीन ने उसे कहा था कि अब वो खुदा के बाद सिर्फ उसे अपना सहारा मानती है। आज के बाद वो कभी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएगी, न ही अपने वालिदैन के पास जाना पसंद करेगी। उसके बयान की रिकॉर्ड शुदा कॉपियां फौरन आला हुकाम को रवाना कर दी गई थी, लेकिन इनमें सियासी आला हुकाम नहीं बल्कि मादर वतन के वो फर्जंद थे जिनका जीना मरना इस मुल्क के लिए था। इस दरमियान एजेंसी ने खानम, सोलंकी और साईं लोग के गिर्द अपना घेरा तंग कर लिया। उनकी लम्हे लम्हे की खबर रखी जा रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह सर जोड़कर बैठे थे। 3 घंटे के मुसलसल इजलास के बाद बिलाखिर उन्होंने मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला कर लिया। वडेरा सोलंकी को बड़ी हंगामी कॉल मौसूल हुई थी। खानम और साईं लोग को भारत यात्रा से लौटे 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक वो मसरूफियात की वजह से उनसे मुलाकात नहीं कर सका था। इलेक्शन की आमद थी और उसने रॉ की मदद से जो फजा सूबे में पैदा कर दी थी, उसके बाद से उसकी लिसानी पार्टी को इतनी सीटें मिलने की उम्मीद पैदा हो गई थी जिनकी मदद से वो किसी बड़ी पार्टी को ब्लैकमेल करके हुकूमत में हिस्सा डाल सकें। और आजकल वो इस सिलसिले में सूबे की दोनों बड़ी पार्टियों से अलग अलग सौदेबाजी में मसरूफ था। इस दरमियान उसने सूबे की फजा मसमूम बनाए रखने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जिस फोन पर उसने अहम गुफ्तगू करनी थी वो यहाँ नहीं बल्कि दूसरी कोठी में मौजूद था। वडेरा सोलंकी भागम भाग वहां पहुंचा। थोड़ी देर के बाद लंदन से गुप्ता बराह रास्त उससे मुखातिब था। उसने छुटते ही कहा, वडेरा सोलंकी, एक परेशान कुन खबर है। वडेरे ने तमस्खर उड़ाने के अंदाज में कहा, गुप्ता जी, हमारे लिए कोई खबर परेशान कुन नहीं। अगले 2-3 माह के बाद हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है और तुम परेशान कुन खबर बता रहे हो। खैर बताओ। गुप्ता बोला, वडेरा, वक्त बहुत कम है, तफसीलात फिर कभी बताऊंगा। फिल वक्त इतनी हिदायत है कि तुम अगले 10-12 घंटे के अंदर अंदर साईं लोग और खानम को मरवा दो। वो दोनों तुम्हारे मुल्क की इंटेलिजेंस की नजरों में आ चुके हैं और आजकल में ही गिरफ्तार होने वाले हैं। मुल्क का कोई हवाई अड्डा उनके लिए महफूज नहीं रहा, ना ही तुम उन्हें रातों रात सरहद पार करवा सकते हो, क्योंकि दोनों पर ISI ने कड़ी निगरानी रखी हुई है। इससे पहले कि उनके जरिए ये लोग तुम तक पहुंचे, इन्हें मार डालो।
हमारी तरफ से ये ओपन ऑफर मौजूद है कि जो कोई भी सरहद पार आ जाएगा वो हमारे शरण में आ जाएगा, लेकिन काउंसलेट कोई मदद नहीं कर सकेगा। उसके बाहर भी उन लोगों का कड़ा पहरा है। गुप्ता जैसे जैसे बात कर रहा था, वडेरा सोलंकी के हाथों के तोते उड़ रहे थे। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, लेकिन ये सब कैसे हुआ? गुप्ता बोला, वडेरा सोलंकी, पागल मत बनो। वो लोग तुम पर भी नजर रखे हुए हैं। कुछ भी मुमकिन है, ये फोन भी बग हो सकता है। तुम फौरन मेरी हिदायत पर अमल करो। दोनों को किसी भी तरह मार डालो, लड़कों को अंडरग्राउंड कर दो या सरहद पार करवा दो। अच्छा, गुड लक, गुड बाय। और दूसरी तरफ से राब्ता कट गया। वडेरा सोलंकी ने 1 मिनट के लिए वहीं बैठे बैठे कुछ सोचा, फिर अपने मुंशी को अंदर बुलाया। मुंशी हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। जी साईं, हुक्म। सोलंकी ने पूछा, साईं लोग शहर में है या कहीं और? मुंशी ने हाथ बांधे बोला, इधर ही है वडेरा, क्या हुक्म है? सोलंकी बोला, बाबा खेल बिगड़ रहा है, जितना जल्दी हो खानम और साईं लोग दोनों को मरवा दो। अपने बंदे इसी वक्त रवाना कर दो, अभी इसी वक्त। ये काम चंद मिनटों में होना चाहिए, मिनटों में, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। सोलंकी बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। मुंशी ने कहा, वडेरा साईं मुतमईन रहिए, सब ठीक हो जाएगा, हुक्म पूरा होगा साईं, हुक्म पूरा होगा। ये कहते हुए मुंशी बाहर निकल गया। वडेरा सोलंकी परेशानी से कमरे में टहल रहा था जब अचानक ही कोठी के गेट पर मौजूद इंटरकॉम से उसके सिक्योरिटी वालों ने फोन किया। साईं, कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं, अपना ताल्लुक इंटेलिजेंस से बताते हैं। क्या हुक्म है साईं? इससे पहले कि वो कोई हुक्म दे, उसके सामने दरवाजे से 2 स्मार्ट नौजवान अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक ने पिस्तौल तान कर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। वडेरा बोला, शट अप, कौन हो तुम? मेरा वारंट कहाँ है? इससे पहले कि वडेरा सोलंकी कोई अगली बात कहे, उसके दूसरे साथी ने छलांग लगाई और उसके मुंह पर ऐसा हाथ जमाया कि वडेरे को सारा कमरा घूमता दिखाई दिया। करीबन 2 मिनट के बाद सफेद पोश उसे अपने ठिकाने की तरफ ले जा रहे थे। मुंशी और उसके बाकी कारिंदों को उन्होंने दूसरी जीप में बिठा लिया था। एन इन्हीं लम्हात में खानम के घर पर और साईं लोग के आस्थाने पर भी सफेद पोशों ने हल्ला बोल दिया। उनकी टाइमिंग बड़ी शानदार थी। एक ही वक्त में वो 3 जगह जैसे घड़ियों की सुइयां मिलाकर हमलावर हुए थे। अगले रोज हुकूमत की तरफ से मुख्तसर सा बयान जारी हुआ कि तीनों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमों के खिलाफ ठोस सबूत मिल चुके हैं, जबकि ऑपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर बड़े घिनौने इल्जामात लगाए गए थे। ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने अगले रोज खानम की गिरफ्तारी के खिलाफ जुलूस निकालने का ऐलान कर दिया। मुतादिद सियासी लीडरों ने हुकूमत पर लानतान करते हुए वडेरा सोलंकी की गिरफ्तारी को मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक करार दिया और कहा कि हुकूमत जानबूझकर अमनो अमान तबाह करने पर तुली हुई है। दूसरे रोज जलसे जुलूस होने लगे, हंगामा आराई हुई, आंसू गैस, लाठी चार्ज, मारपीट, तोड़फोड़। किरदार बदलकर पुरानी कहानी दोहराई जा रही थी। कैप्टन जमशेद और उसके साथी हैरत से ये जमहूरी तमाशा देख रहे थे और आने वाले तूफान की तबाहकारियों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे।